हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से 1000 स्टैटिक जीके की क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था और उसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है किसने जीता था, पहली भारतीय महिला थी तानवी शाह। 2010 में जब जय हो गाना था, स्लम डॉग मिलियनेयर्स के लिए लिखा था, तो उसमें इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था तानवी शाह को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगर मैं आर्टिकल नंबर 54 की बात करूँ तो 54 में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, कौन कौन लोग भाग लेंगे, किस तरीके चुनाव होगा। और 58 में जो है, अगर मैं 58 की बात करूँ तो जो चुने जाने की योग्यता है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इस तरीके से जो भी इसमें जो योग्यता है चुने जाने की राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल नंबर 58 में कही गई है। और जो आर्टिकल नंबर 55 है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा। जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जब पॉलिटी पढ़ा रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल मताधिकार के आधार पर होता है। तो ये वही तरीका, जो चुनाव का तरीका जो होता है वो आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। तो 54 में क्या बताया गया आपका, राष्ट्रपति का चुनाव। और 52 में भारत का राष्ट्रपति, 58 में चुने जाने की योग्यता और 55 में चुनाव का तरीका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। तो कौन सा है ये आर्टिकल, आर्टिकल नंबर जो 320 है। ये जो है वो जो भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके जो कर्तव्य और कार्य हैं उनको निर्धारित करता है आर्टिकल नंबर 320। अगर मैं 312 की बात करूं तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 अखिल भारतीय सेवा हैं, इनका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 312 में किया गया है। अगर मैं बात करूं 320 की तो मैंने बताया गया है कि भारत में जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है उनके कर्तव्य और कार्यों का निर्धारण 320 में किया गया। अगर मैं आर्टिकल नंबर 308 की बात करूं कि किस तरीके जो लोक सेवा आयोग है इनका चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ये 308 में कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि 316 की तो लोक सेवा आयोग की जो पदावधि वगैरह होती है ये किस में कहा गया है, 316 में कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्ट 14, ठीक है, 22 भाग है ना टोटल, संविधान 25 भाग हो गए ना अब तो ये जो पार्ट 14 है उसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया गया था, 1949 में। कब अपनाया गया था, 1949 में अपनाया गया था दोस्तों। और 2019 में इसको अनुच्छेद 370 जो है, आर्टिकल 370 है, खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब खत्म करके क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। तो किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 153 में ये दिया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 136 की तो 156 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, मतलब जैसे मान लो आपको अपील करनी है तो आपको उच्चतम न्यायालय की इजाज़त चाहिए होगी, तभी आप किसी दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल नंबर 148। 148 में भारत के जो महान नियंत्रक लेखा परीक्षक हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 148 बहुत इंपॉर्टेंट है और 124 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महालेखक नियंत्रक परीक्षक और 124 में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो आर्टिकल नंबर 124 में की गई। ये आर्टिकल दोनों पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? तो ये कौन है? नर्तकी नटराजो। तो कौन सी हैं? नर्तकी नटराजो जो है भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, अगर पूछ लिया जा सकता है कि भरतनाट्यम जो नर्तकी नटराजो इनका संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। ठीक है दोस्तों, क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी है, जिसको आप सेबी बोलते हो। ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब रेगुलेट किया गया है 1992 से ये सुचारू रूप से रेगुलेट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपके मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधुरी पुरी बुच। ठीक है, पहली महिला भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक हैं? तो कौन भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित हैं? तो ये जो मदुरै सन्मुखाभिदु सुब्बुलक्ष्मी हैं, ये क्या है? नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासका रही हैं? तो पहली मुस्लिम शासका आप लोगों को पता ही है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एथलीट था? तो इनमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है तलवारबाजी में किसने किया था? भवानी देवी ने किया था, कांस्य पदक लाई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देती है? तो लोगों को कल्याण लोगों के कल्याण की बात जो की गई है आर्टिकल नंबर 38 में की गई है। ये डीपीएसपी में कहा गया है, जो क्या नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, उसमें कहा गया है ये आर्टिकल नंबर पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51 में 51 में आर्टिकल नंबर जो है वो पूरे जो 38-35 तक उसमें है, 36 से लेके 51 तक इसी में दिया गया है आर्टिकल 4th पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो जो 4th पार्ट है वो किसी के लिए है? किसके लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। और लोगों के कल्याण की बात आर्टिकल नंबर 38 में की गई है। आर्टिकल नंबर जो 42 है, आर्टिकल नंबर 42 में जो मातृ प्रसूति सहायता होती है, जब गर्भवती महिला होती है उसकी जो सहायता के लिए जो भी पोषण के लिए जो उपबंध किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, पोषण आहार वगैरह दिया जाता है, उसका किसमें उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 42 में है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 44 की, तो नागरिकों के लिए जो सिविल कोड बनाया गया है, एक समान सिविल संहिता, चाहे अमीर हो गरीब हो, मतलब कि कोर्ट के सामने, मतलब कि न्याय के सामने सभी बराबर हैं, मतलब कि और न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 38 मैं बता चुका हूँ आपको कल्याण के लिए। और आर्टिकल नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अभी तक ना आया हो ये। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहा गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क सहायता, निःशुल्क जो शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसी का संशोधन 86 में संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। और उसमें क्या किया गया था? मतलब कि एक पार्ट जोड़ा था 4A 21A आर्टिकल नंबर बना था, जिसमें कहा गया था कि जो बच्चे हैं, क्योंकि पहले ये जो था ये डीपीएसपी में आता था, तो कोई ये कोर्ट में जाने योग्य नहीं था, न्यायालय में जाने योग्य नहीं था, इसीलिए इसको किस में रखा गया है? मौलिक अधिकार में रखा गया है। अब ये बाध्य हो गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा अनिवार्य की गई है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। और यही एक हमारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, जो जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या नाम है? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों तरीके से 11वां मौलिक अधिकार भी पूछा जा चुका है, मौलिक कर्तव्य। और जो 21A जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये भी पूछा जा चुका है। और 45 आर्टिकल भी पूछा गया। एक्चुअली ये 45 आर्टिकल का ही संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ था? तो ये 1944 में किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि ये इन्होंने ये सोचा था कि मित्र राष्ट्र को मतलब कि यहाँ से हटाया जाए और बर्मा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से जैसे ही बर्मा को आगे बढ़ने के साथ इनकी मंशा थी कि भारत पर भी आक्रमण किया जाए, लेकिन इनको बर्मा से ही पीछे लौटना पड़ा था। तो ये जापान ने युद्ध किया था 1944 में, भारत पर आक्रमण करने का सोचा था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा नहीं है, ये खानवा है। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा गया है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी रहा था। ठीक है, राणा सांगा के बीच। निम्नलिखित में से देवराय के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो औरंगजेब द्वारा कौन पराजित हुआ था देवराय के युद्ध में? तो दारा शिकोह। एक धर्म के नाम पर कहा गया था कि औरंगजेब ने एक मुहिम चलाई थी कि ये धर्म के नाम पर मतलब कि एक तरीके से एलियन टाइप का जो कहते हैं ना, वो बता दिया गया था दारा शिकोह को। तो फिर यहाँ पर युद्ध हुआ, और युद्ध कब हुआ था? 1959 में। कौन सा युद्ध हुआ था? देवराई का युद्ध। किस किस के बीच में? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। इसमें मतलब कि जो दारा शिकोह था ये पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइडे पीस की लड़ाई जो है किन दो राजाओं ने लड़ी थी? तो हाइडे स्पीच की लड़ाई जो है वो सिकंदर और पोरस ने लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। बहुत फेमस है, कई बार आया है एग्जाम में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में आपके। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भीतरकनिका उड़ीसा में। कहाँ पर है आपके भीतरकनिका? उड़ीसा में स्थित है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से दो ही नदियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब नदियां करा रहा था, क्योंकि जो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये रहा इंडिया, ये जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो ज़्यादातर आपको नदी जो है वो उत्तरी घाट की तरफ बहती हुई मिलेंगी। ठीक, पूर्वी घाट की तरफ बहती हुई मिलेंगी। और दो मात्र नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश बनाती हुई, भ्रंश घाटी होते हुए, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी होती है उत्तरी मतलब पूर्वी घाट से आती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और आकर अरब सागर में मिलती हैं आकर। तो ये दो नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक का ऑप्शन है अभी नर्मदा नदी जो है हमारी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पार्ट है ना, और ये हमारा निचाई वाला इसलिए कटा पड़ा है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं पूर्वी घाट से, और यहाँ पर ऊंचाई है। सियांग, तरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ये जो सियांग, तरप और कामेंग है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने नदियां हैं। जब हमारी यू टर्न लेकर जो ब्रह्म नदी है, ठीक है, ब्रह्म नदी जब भारत में दिहांग के पास में प्रवेश करती है, उसके बाद असम से, और क्या नाम है, जब ये असम में प्रवेश करती है सदिया से डोबरी तक, तो सदिया से डोबरी तक ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसमें जो नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से आकर मिलती हैं वो यही नदियाँ हैं, सियांग, तरप और कामेंग जो है ये किसमें ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम का जो है वो तंत्र है ये, ठीक है, उसी की ये सहायक नदियाँ हैं। उस नदी की पहचान करें इसमें आपको दिहांग नदी मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया दिहांग नदी कहाँ पर किस में मिलती है आकर, ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, जब यू टर्न लेकर दिहांग नदी भारत अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तब दिहांग ही कही जाती है वो। सांगपो कब कही जाती है? जब वो क्या नाम है जो तिब्बती वाले क्षेत्र है वहाँ से जब क्या नाम है मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती हुई जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तब तक ये कौन सी नदी कहलाई जाती है? तब तक ये सांगपो नदी कहलाई जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर दियांग उसके बाद जब सदिया से डुबरी तक इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसी नदी को जमुना कहा जाता है। और ये जमुना, गंगा मिल जाती हैं, पद्मा और जाके मेघना मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी, बनास नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। अरावली एक जिला है राजसमंद जो जिला है वहाँ से निकलती है अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है, और आकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? बनास नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा के लिए मनाया जाता है? तो ये जो रथ यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा के लिए मनाया जाता है, ये रथ यात्रा निकाली जाती है। बेहदीन खलाम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?
तो बेहदीन खलाम त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में हर साल मोसू उत्सव मनाया जाता है? ये मोसू उत्सव अभी आपके एग्जाम में आया था, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नागालैंड में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? नागालैंड में। और अंतिम क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया था? ये भी कई बार रिपीटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश में, सॉरी उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की प्रश्नोत्तरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।